नमस्कार बच्चों, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पीलीभंगा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 में हिंदी अनिवार्य की हमारी कक्षा है और आज हम हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक के जो पद्य खंड है उसका चतुर्थ पाठ, जो चौथा पाठ है बिहारी सस्सई के कुछ पद, उसको प्रारंभ करेंगे। तो हमारा जैसा कि हमेशा से ही रहा है कि हम सर्वप्रथम जो पाठ है उसके कवि या लेखक का परिचय करते हैं। तो आज हमारा जो मूल विषय है वो बिहारी जी का जीवन परिचय है। तो बिहारी जी के जीवन परिचय के बारे में हम आज जानेंगे और अगली कक्षाओं से हम उनके जो दोहे हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है उनकी व्याख्याएं करेंगे। प्यारे बच्चों, गागर में सागर भरने वाले रीति काल के रीति सिद्ध कवि कौन हैं? आचार्य ये हमारे बिहारी जी हैं। इन्होंने अपने काव्य में गागर में सागर भर दिया है। ये इनके लिए उपमा उपयुक्त की जाती है कि गागर में सागर भरने वाले जो कवि हैं वो कौन हैं? तो बिहारी है। 2 पंक्तियों का दोहा लिखते हैं और उस दोहे में ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं जो कि रीति काल के अन्य कवियों ने कवि तो सवियों जैसे 4-4 पंक्तियों के छंद लेकर के भी नहीं कह पाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी इनके बारे में कहते हैं कि बिहारी जी ने सत्सई में जो प्रबंध काव्यों के दौरान लिखे गए हैं उनसे अलग होकर के जो लक्षण प्रयोग सत्सई में मिलते हैं वो अपने आप में उन रीतियों का स्वतः प्रयोग होने के कारण रीति सिद्ध कवि है। कहने का मतलब कि बिहारी सत्सई में जिन रीतियों का प्रयोग इन्होंने किया है उस प्रयोग के कारण वे क्या हैं? स्वतः ही रीति सिद्ध कवि हैं। प्यारे बच्चों, ये रीति सिद्ध कवि हैं अर्थात इन्हें सिद्धि हासिल है। इन्होंने एक ही रचना की और भारत के साहित्य में कहें या संपूर्ण अगर भाग को भी लें, किसी भी विषय के लें, तो जो महान कवि होते हैं उन कवियों का जीवन जो है बड़ा ही संघर्ष में भी कह सकते हैं और उनके जीवन की जो बातें हैं, उनके जीवन का जन्म मृत्यु पिता माता इत्यादि संबंधी जो प्रकरण हैं उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिल पाती, परंतु विभिन्न विद्वानों द्वारा शोध किए जाते हैं, उनके काव्यों का शोध किया जाता है, उनसे जो जो प्रसंग मिलते हैं उस समय के समकालीन कवियों की रचनाओं को देखा जाता है, दरबारों को देखा जाता है, उस आधार पर हमें जो जानकारियाँ मिलती हैं आज हम सर्वप्रथम उनके जीवन को जानते हैं, उसके बाद उनकी रचनाओं को जानेंगे। उनके रचनाओं में एक ही रचना है बिहारी सत्सई, ज़्यादा जानकारी नहीं लेनी, परंतु बिहारी सत्सई में ही इतना ही सब कुछ समाहित इन्होंने कर दिया कि किसी और रचना की लिखने की आवश्यकता इन्हें पड़ी ही नहीं। अगर देखा जाए तो किसी भी कवि ने कितनी मात्रा में काव्य रचा है वो श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि श्रेष्ठ क्या है? कितने गुण उस रचना में प्रयोग हुए हैं। शुक्ल जी कहते हैं इनके बारे में कि किसी भी कवि की प्रसिद्धि इस बात से नहीं कि उसने कितने ग्रंथों की रचना की है, कितनी मात्रा में ग्रंथ लिखे हैं, बल्कि इससे है कि उनके ग्रंथों में गुण कितने हैं और वो गुण एक इस बिहारी सत्सई में वो सर्वांगता हमें दिखाई देती है। हम जन्म की बात करें तो जन्म इनका 1595 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर ग्राम है। यह गांव का नाम है जो कि ग्वालियर के पास है। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। सन में ही बात करें, संवत में बात नहीं कर रहे हो। 1595 में जन्म, 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म स्थान बसुआ ग्राम गोविंदपुर है। प्यारे बच्चों, ये जाति से माथुर चतुर्वेदी थे। माथुर चतुर्वेदी थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। एक आचार्य केशव दास नाम से कवि हुए हैं, वो कवि नहीं है, कवि से भिन्न एक केशव राय व्यक्ति हैं, उनका इनके पिता हैं। इनके इस प्रसंग के बारे में एक छोटा सा दोहा भी प्रचलित है कि द्विजराज बहे कुल में।
स्वबस बसे ब्रज आई, मेरो क्लेश हरो, केशव केशव राय। क्या कि इस दोहे से यह पता चलता है कि इनका जन्म द्विज राजकुल में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और ये अपनी मर्जी से बाद में ब्रज आ गए थे और वो अपने कष्टों के हरने की बात अपने पिता और भगवान श्री कृष्ण से करते हैं। प्यारे बच्चों, ये माथुर चतुर्वेदी थे। इनके पिता जो हैं, जब बिहारी जी 8-10 वर्ष के थे, उसी समय क्या है, इनके पिता ओरछा आ गए थे। कहाँ पर? ओरछा, जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है। तो बिहारी जी की जब उम्र 5-6 वर्ष थी तब ये यहाँ आ गए थे। उस समय यहाँ के राजा इंद्रजीत थे, इंद्रजीत सिंह इनकी सभा में थे। तो उस समय क्या है कि बचपन जो इनका यहाँ बीता बुंदेलखंड के अंदर, और इनकी जो युवावस्था है वो इनके ससुराल मथुरा में बीती, वहाँ पर ये रहे। परंतु ये सदैव भ्रमणशील रहे हैं और इसी भ्रमणशील का प्रमाण है कि ओरछा से कुछ दूर एक गोदू गांव है। क्या है? गोदू गांव है। इस गांव में नरहरि दास जी एक महात्मा रहा करते थे। उन महात्मा जी से इन्होंने संस्कृत और प्राकृत भाषा का अध्ययन किया और ये ही बाद में हरिदास जी की जो गद्दी थी उनके महंत बने थे, जो कि वृंदावन में हैं। इनसे संपर्क होने के कारण ये बिहारी की प्रतिभा से काफ़ी प्रसन्न थे और नरहरि दास जी से एक बार क्या है कि खुर्रम मिलने के लिए आता है। खुर्रम कौन? शाहजहां जिसे हम कहते हैं, जो कि दिल्ली की गद्दी पर बाद में बैठा था, मुगल बादशाह शाहजहां। ये मिलने आते हैं भ्रमण करने समय। तब नरहरि दास जी बिहारी जी की प्रतिभा का वर्णन करते हैं और शाहजहां उनसे जब मिलते हैं तो उनकी प्रतिभा से प्रसन्न हो जाते हैं और इन्हें अपने दरबार में ले जाते हैं। उस समय दरबार आगरा में था। आगरा में चले जाते हैं, बिहारी जी वहाँ पर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं और वहाँ पर इनका परिचय अब्दुल रहीम खान खाना से होता है और अब्दुल रहीम खान खाना जी इनसे प्रभावित होते हैं और इनके एक दोहे पर इन्हें स्वर्ण मुद्रा भी उनके द्वारा दी जाती है। जब दरबार में ये थे तब जब इनके उत्तराधिकार की लड़ाई होती है, विवाद होता है, उस समय जो बिहारी जी है दरबार छोड़ देते। परंतु शाहजहां के दरबार में जाने के बाद संपूर्ण भारतवर्ष के जो राजा थे वो इनसे मिलते और इनकी प्रतिभा को देख कर के क्या हो गए, वे बड़े ही प्रसन्न हुए थे और विभिन्न राजाओं ने इनके लिए वृत्ति बांध दी थी। वृत्ति का मतलब क्या है? इनकी वार्षिक दे, इन्हें वार्षिक हर साल कुछ ना कुछ भेंट, एक निश्चित राशि इन्हें मिलती थी और ये विभिन्न दरबारों में जाते थे, अपनी वो वार्षिक वृत्ति लेते थे और उनको उनके पसंद के अनुसार उनकी जो इच्छा थी उनकी प्रशंसा गान में श्रृंगार रस के क्या है दोहों को ये रच रच करके बताया करते थे। जब यहाँ से चले गए तब अगर मैं ये कहूँ भी ये आश्रित थे, ये सही है। हम दूसरी बात करते हैं। एक बार ये जो आमेर के राजा थे, आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में जाते हैं वार्षिक वृत्ति लेने के लिए। परंतु तब दरबारियों के माध्यम से इन्हें पता चलता है कि राजा जी तो दरबार में आते ही नहीं, इनका नया नया विवाह हुआ है, ये वहीं अपनी रानी के संग रहते हैं। तब बिहारी जी क्या करते हैं, एक दोहा लिख करके इनके पास पहुंचाते हैं। दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली से बंदे हो आगे कौन हवाल। इस दोहे को जब मिर्जा राजा जयसिंह सुनता है तो बहुत प्रसन्न होता है और महलों से आकर के बिहारी जी से उनकी भेंट होती है, इन्हें वार्षिक वृत्ति दी जाती है। और तब रानी ने भी उस दोहे को पढ़ा था, वो भी क्या है उनसे बहुत प्रसन्न होती है। वो रानी थी चौहान रानी, इनकी रानी है, नाम नहीं आया, कहा जाता है कि वह चौहान रानी थी। और यह जो रानी है इनसे प्रसन्न होती है और इनको दोहे लिखने के लिए कहती हैं और ये राजा रानी द्वारा इनको प्रत्येक दोहे के लिए मुद्रा देने का संकल्प लिया जाता है। इनके द्वारा इन्हें काली पहाड़ी की जागीर दे दी जाती है और कहा जाता है कि उसके बाद में
जो बिहारी जी हैं वो यहीं रहते हैं, जयपुर में ही काली पहाड़ी की जागीर, यहाँ पर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। रानी के एक संतान होती है, वो है राम सिंह, और इस राम सिंह को शिक्षा देने के लिए इसकी शिक्षा का कार्य कौन करते हैं? यहाँ जो बिहारी जी रहते हैं काली पहाड़ी पर जागीर मिली, यहाँ बिहारी जी द्वारा क्या किया जाता है? इन्हें शिक्षा दी जाती है और इस शिक्षा के लिए दोहों की रचना करते हैं, कुछ की ये संकलन करते हैं और इनके बाद कहा जाता है ये निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी। कौन? बिहारी जी निसंतान हैं और निसंतान होने के कारण इन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र जिसे हम कह देते हैं, मैंने गोद लिया, किसको? निरंजन कृष्ण को, दत्तक पुत्र इनका है निरंजन कृष्ण, किसके? बिहारी जी के। प्यारे बच्चों, निरंजन कृष्ण ने अपने पिता की एकमात्र जो रचना थी बिहारी सतसई, इस पर टीका लिखी। टीका का मतलब उनके दोहों को समझाने का प्रयास किया। इस प्रकार अगर हम देखें तो यह इनका जीवन है। हम इनकी रचनाओं की बात करेंगे, यहाँ काफ़ी कम जगह रहेगी, हम रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी एकमात्र रचना है वो है बिहारी सतसई। प्यारे बच्चों, इस सतसई में कुल 713 दोहे हैं और इस बात की हमें जानकारी जगन्नाथ दास रत्नाकर से मिलती है, क्योंकि इन्होंने बिहारी रत्नाकर एक टीका लिखी। क्या लिखी? बिहारी रत्नाकर एक टीका लिखी। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी गई हैं वो इस बिहारी सतसई पर लिखी गई है। निरंजन इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र ने सर्वप्रथम टीका लिखी थी, उसके बाद में विभिन्न विद्वानों ने लिखी, परंतु हम जिस को प्रामाणिक ज़्यादा मानते हैं और जिन पर बहुत शोध हुआ, जिसका जगन्नाथ दास रत्नाकर के 713, हमें 719 दोहे भी मिलते हैं। इस बात को भी मैं आपके सामने चर्चा कर दूं। 719 में जो हैं 713 तो दोहे हैं और 6 सोठे बताए जाते हैं, परंतु दोहों की संख्या 713 है और ये 713 दोहे अपने आप में क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध हैं, एक रत्न हैं, अमूल्य रत्न हैं। हम इस बिहारी सतसई के विषय की बात करें तो बिहारी जो सतसई की जो रचना है, इसमें हमें भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रकृति वर्णन, ज्योतिष, गणित इत्यादि का ज्ञान हमें क्या है? इनकी इस रचना में मिलता है। प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई में श्रृंगार प्रमुख रस है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। शुक्ल जी कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्हें रसवादी कवि कहते हैं और रस कौन सा? श्रृंगार रस। जबकि नगेंद्र जी, इन्हें ध्वनिवादी कवि कहते हैं। प्यारे बच्चों, रसवादी कवि कहने से अभिप्राय श्रृंगार रस के साथ उसके अन्य जो उभय पक्ष होते हैं, नायिका वर्णन, प्रेम कीड़ा चित्र करना, उनके भावों अनुभवों का वर्णन करना, इनके काव्य में हमें अलंकार का, भाव का, रीति का, गुण का जो संपूर्ण समावेश है वो दिखाई देता है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, वियोग में 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं: पूर्व राग, मान, प्रवास और करुणा। इन चारों का जो विरह का वर्णन है वो हमें इनके काव्य में देखने को मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि बिहारी सतसई जो है श्रृंगार रस के ग्रंथों में
बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही ख्याति मिली है। इनके इस सतसई के जो प्रत्येक दोहे हैं वो हिंदी साहित्य का क्या है, एक एक रत्न हैं। प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस के ये जो दोहे हैं, रस के इस ऐसे छींटे पड़ते हैं जो कि हृदय की कलिका का क्या करते हैं, निवारण कर देते हैं। अर्थात कहने का मतलब श्रृंगार रस से रचित यह बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई की भाषा की बात करें हम तो भाषा बड़ी ही परिमार्जित है, ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, ये जब शाहजहाँ के दरबार में थे तब इन्होंने फारसी का अध्ययन किया था और फारसी पद्धति में जो प्रेम है उसका वर्णन हमें इस बिहारी सतसई में दिखाई देता है। हम यहाँ पर इनके काव्य की बात करते हैं तो बिहारी सतसई जो है इसके विषय में 2-3 मुख्य कोटेशंस हैं या हम कहूँ भी बातें कही गई हैं कवियों ने। एक कवि आलोचक है पद्म शर्मा, इन्होंने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। रसिकों के हृदय का घर शक्कर की रोटी इस बिहारी सतसई के लिए प्रयोग किया गया है। एक अंग्रेज विद्वान हैं, भारत में हिंदी साहित्य के बड़े आलोचक हैं, हिंदी को प्रतिष्ठापित करने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन्होंने कहा है यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। ये बिहारी सतसई के लिए कहते हैं। तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो इनकी ये जो बिहारी सतसई जो रचना है वो वास्तव में क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। एक एक दोहा गागर में सागर भरने वाला है। प्यारे बच्चों, हम भाषा की बात कर चुके हैं तो इनकी भाषा के बारे में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं इनकी जो भाषा है वास्तविक रूप से साहित्यिक भाषा है। इन्होंने इनकी जो भाषा है वो मुक्तकारों में कोई भी प्रयोग नहीं कर पाया है। इन्होंने वस्तु, व्यक्ति और भाव को ऐसे नपे तुले शब्दों से जगमगा दिया कि वह दोहा निखर उठा है। नगेंद्र जी इनके बारे में कहते हैं कि इन्हें मोड़ने, संवारने और चमकाने का बहुत अधिक ज्ञान है। क्या? शब्दों को मोड़ना, तोड़ना, संवारना, चमकाना, इनमें ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। प्यारे बच्चों, इनकी भाषा में हमें ब्रज मुख्य है, संस्कृत, प्राकृत और फारसी के शब्दों का बेझिझक प्रयोग मिलता है। मैं रस की बात करूं तो श्रृंगार रस इनके लिए काव्य के लिए प्रयुक्त है। ये श्रृंगार रस और श्रृंगार के दोनों वियोग और संयोग पक्ष की बात करते हैं। प्यारे बच्चों, हम गुण की बात करें तो इनकी रचनाएं माधुर्य गुण से ओतप्रोत हैं। हम अलंकार की बात करते हैं तो इनके अलंकारों में विरोधाभास, असंगति, दृष्टांत तो प्रमुख हैं। इसके साथ में यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हमें बड़ी ही कुशलता के साथ इनके काव्य में देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इनके इतने प्रसिद्ध होने के बावजूद भी
इनके आलोचनाएं की गई और उन आलोचनाओं में ये बात आती है कि शुक्ल जी श्रृंगार रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। ऐसा वर्णन किसी अन्य कवि में हमें दिखाई नहीं देता। भाषा भी श्रेष्ठ है, परंतु भावों का जो उत्कृष्ट और जो उदात्तपन दिखाई देना चाहिए था इनके काव्य में, वो इनके काव्य में नहीं दिखाई देता है। भावों की उदात्तता के, प्रेम के जो उदात्त पक्ष को लेना चाहिए था, उससे ये काफ़ी कम, थोड़े नीचे है। उसका सीधा सीधा प्रभाव एक ही चीज़ है कि ये दरबारी कवि हैं और दरबार के राजाओं को जो पसंद होता है वो श्रृंगार था और उस श्रृंगार को इन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार इनके काव्य में सिर्फ श्रृंगार ही नहीं है, मैंने यहाँ पर बात की थी भक्ति और नीति, इन्होंने भक्ति और नीति की भी बात की है। प्यारे बच्चों, जीवन के अंतिम काल में ये वृंदावन आ गए थे और वहाँ पर इन्होंने दीक्षा ली थी। क्या ली थी? दीक्षा। और वो दीक्षा थी निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में। और इस निम्बार्क संप्रदाय के नियमानुसार क्या करते थे? राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। तो इस प्रकार यहाँ पर भक्ति की भी बात की गई है। नीति की भी हम बात करते हैं क्योंकि श्रृंगार ही नहीं है, नीति भी है। और नीति सिर्फ नीति नहीं है, सिर्फ कथन कह देना नहीं है, कथन के साथ में इन्होंने दृष्टांतों का प्रयोग किया और ऐसे सार्थक दृष्टांत इन्होंने उस नीति के अनुसार रखे जो कि क्या हैं, हमें प्रमाणित लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार इनका जो संपूर्ण काव्य का अगर हम निरीक्षण करते हैं तो बिहारी जी का जो काव्य है श्रृंगार, भक्ति, नीति का त्रिवेणी संगम है। ये अपने दोहे में गागर में सागर भरने में सक्षम हैं। इनका अर्थ गांभीर्य, उक्ति वैचित्र्य, अलंकारिकता, रसों का प्रयोग बहुत ही गंभीरता से इन्होंने किया। भाषा को जितनी सहूलियत से इन्होंने बरता उतना किसी अन्य मुक्तकार ने तो नहीं बरता। प्यारे बच्चों, इनकी मुख्य विशेषताओं में जो आती हैं, हम कह सकते हैं कि ये कल्पना की समार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, कल्पना की समाहार और भाषा की समाज शक्ति का प्रयोग देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने बिहारी जी के जीवन परिचय को, उनके रचनाओं के विषय में बड़ी बातें की हैं, बड़ी चर्चाएं की हैं। आपको एक कार्य करना होगा, शुरू करें, काफ़ी समय हो गया है, हम लेखन अभ्यास भूल चुके होंगे आप लोग, परंतु एक कार्य देता हूँ। प्रश्न है बिहारी का जो जीवन परिचय जो मैंने आपको बताया है और इससे पूर्व के जितने जीवन परिचय आपने वीडियो में देखे हैं उनको सुन करके अपने भावों में बांधना, अपने शब्दों में बांधना और उसका अभ्यास करना। जब भी विद्यालय लगता है वो आप हमें ज़रूर दिखाना ताकि हम उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर सके। आपको पुस्तक से देख करके नहीं लिखना, बल्कि जो पढ़ाया गया है उस पढ़ाए हुए को अपने शब्दों में बांधने का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।